हेलो बच्चों, हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट किए थे जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल कवर कर लिया था। आज हम एक यूकैरियोटिक सेल देखते हैं। देखिए, यूकैरियोटिक सेल का ये साइज है 10 से 20 माइक्रोन। रेप्लिकेशन पावर जो इसकी होती है यूकैरियोटिक सेल की, वो प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल अपनी जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका, जो अपनी संख्या बढ़ाने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं। आपने देखा होगा बैक्टीरिया वगैरह कितनी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी वो रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की रेप्लिकेशन पावर थोड़ी सी स्लो होती है प्रोकैरियोटिक के कंपैरिजन में। यूकैरियोटिक सेल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं? प्रोटिस्टा की सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ वगैरह जो हम लोगों ने पढ़ा है। फंगस की सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्लांट्स यानी प्लांट्स की जितनी भी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक होती हैं। एनिमेलिया की सेल्स कैसी होती हैं? यूकैरियोटिक होती हैं। अगेन जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं था। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल आपकी बैक्टीरिया की ले लो या माइकोप्लाज्मा की ले लो, ब्लू ग्रीन एल्गी की ले लो, उनमें ज़्यादा विभिन्नता नहीं थी, सभी का एक जैसा स्ट्रक्चर था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बहुत विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम फंगस की देखें, बात करें तो फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी है, वहीं प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी है। ठीक है, मतलब है दोनों यूकैरियोटिक है लेकिन इनमें भी वेरिएशन है। एनिमेलिया की बात करें यानी एनिमल्स यानी हम लोग, तो हम लोगों की सेल वॉल किसकी बनी है? किसकी बनी है सेल वॉल? आप कहोगे मैम एनिमेलिया में सेल वॉल तो होती ही नहीं है, तो इनमें सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है ना। तो देख रहे हैं कितना वेरिएशन है। वहीं एनिमेलिया की जो सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल देखने को मिलता है, जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होता। तो यानी यूकैरियोटिक सेल्स होते हुए भी इनमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, अब हम एक अगर यूकैरियोटिक सेल का सिंपल सा डायग्राम बनाएं तो एक यूकैरियोटिक सेल ऐसा है। आपकी एनसीईआरटी बुक में यूकैरियोटिक सेल बना है, उसको आज आप लोग जाके देखेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो एक यूकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अगर एनिमल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी देखने को मिलेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होगी। ओके, इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे प्लांट सेल का जिक्र किया है, आपकी बुक में प्लांट सेल का डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो प्लांट सेल में एक बड़ा सा कॉन्स्पिकस एंड लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। देख रहे हैं, बड़ा सा वैक्यूल इसके अंदर दिखेगा। और क्या दिखेगा? न्यूक्लियस दिखेगा इसके अंदर। न्यूक्लियस जो कि किसी भी सेल का जान है समझ लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर आपका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर ये हमने जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, पूरा नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ये क्रोमेटिन है। ये क्या है? क्रोमेटिन है। यही आगे चल के क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, अब ये एक ऑर्गन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यही न्यूक्लियस से आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस से ही अटैच है ऐसे, ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, शॉर्टकट में हम इसको क्या लिख देते हैं? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस के साथ ही अटैच है। और यहाँ पे हमने दिखाया है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस जिसको बोलते हैं, गोल्गी बॉडी। ये हो गए आपके गोल्गी बॉडी, यानी सेल के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। एक टिपिकल सेल में हमें ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और ये क्या हमने दिखाया है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और अगर प्लांट सेल है तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ये हमने क्लोरोप्लास्ट दिखा दिया है। ये कुछ राइबोसोम्स वगैरह दिखा दिए हैं। और राइबोसोम्स आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं। राइबोसोम्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। रफ के ऊपर राइबोसोम होगा और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होगा। ठीक है, एक एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे बाहर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम सेल को देखें तो सेल में सबसे बाहर हमारा क्या होगा? सबसे बाहर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर सेल वॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, आपकी बुक में स्टार्ट किया गया है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू करते हैं। सबसे बाहर जो लेयर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगेन क्वेश्चन उठता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल की आउटर कवरिंग है वो किस चीज की बनी होती है? तो वो बनी होती है लिपिड की। इसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है। कौन से लिपिड की बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें कैसा, फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। मतलब अगर हम इजी वे में समझना चाहें तो ये ऐसा इसका सर बना दो और नीचे इसकी टेल बना दो, पूंछ बना दो। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड के बॉडी के दो पार्ट हैं, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। एक हेड हो गया इसका और क्या हो गया? टेल हो गया। हेड जो है ये पोलर होता है, मतलब हम कहते हैं पोलर हेड है, यानी हाइड्रोफिलिक है।
और जो टेल है वो नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक है। जहां कहीं भी फोबिक लग जाए, फोबिया, फोबिया शब्द सुना है ना आप लोगों ने, फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे ऊंचाई से फोबिया है, मुझे पानी से फोबिया है, मतलब मुझे पानी से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे डार्क से फोबिया है, अंधेरे से फोबिया है ना। फोबिया मतलब होता है डर। तो ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब डर। इसको पानी से डर लगता है, इसकी टेल को पानी से डर लगता है, इसको नॉन पोलर कहेंगे। नॉन पोलर टेल है। और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। फिलिक मतलब होता है लविंग, ये वाटर को लविंग करने वाला है, मतलब इसको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हेड को वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड को हम पोलर हाइड्रोफिलिक बोलेंगे और टेल को नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। इनको पानी से बहुत डर लगता है। तो ये फास्फोलिपिड हो गया, फास्फोलिपिड के दो पार्ट हो गए। अब दिक्कत क्या है, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड का बना है तो प्रॉब्लम क्या होगी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सेल है, ठीक है। अब ये सेल की जो मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड की बनी है, अंदर भी पानी है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें मोस्टली क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है। और सेल के बाहर भी पानी है, सेल के बाहर भी क्या है, वाटर है। सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें भी मोस्टली वाटर है, और जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसमें भी मोस्टली वाटर है। अब फास्फोलिपिड से ये मेम्ब्रेन बनी है। दिक्कत होगी इनको कि ये क्या, अगर ये हेड अपना ऊपर करते हैं और टेल नीचे करते हैं तो इनकी टेल पानी में आ जाएगी और इनकी टेल को पानी से लगता है डर, ठीक है। तो क्या करें, और अगर ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि चलो हम हेड अंदर कर लेते हैं, टेल बाहर कर लेते हैं, तो बाहर भी पानी है, बाहर भी पानी है, मतलब सेल के बाहर भी मोस्टली वाटर है, सेल के अंदर भी मोस्टली वाटर है। तो ये बेचारे अपने आप को अरेंज कैसे करें। इनका सर तो मतलब पानी में रह सकता है, उसको सर पे पानी डालना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको अपने पैर पानी में डालने में डर लगता है। और तो ये अपने आप को अरेंज कैसे करे। अगर ये ऐसे अरेंज होता है, चलो हेड ऊपर कर लिया, पैर नीचे कर लिया, है ना, तब भी इसके जो पैर है, जो इसकी टेल है वो पानी में है, तो ये इसको तो पानी से डर लगता है। इसने कहा चलो अच्छा ऐसे कर लेते हैं कि हम हेड अंदर कर लेते हैं, टेल बाहर कर लेते हैं, तब भी दिक्कत है क्योंकि बाहर भी पानी है, पानी में इसका टेल नहीं रहना चाहता। तो ये करते क्या है, ये एक्चुअली बाई लेयर बना देते हैं। कैसे बाई लेयर बना लेते हैं, मतलब ये आपस में ही कुछ ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि दो लिपिड मॉलिक्यूल हेड टू हेड अटैच हो जाते हैं। कैसे, ये देखिए हेड बाहर किया, हेड कहाँ कर लिया, बाहर कर लिया, बाहर पानी है कोई दिक्कत नहीं है, हेड को पानी से कोई दिक्कत नहीं, हेड हाइड्रोफिलिक है। अंदर इसका टेल है, अब टेल को तो पानी से प्रॉब्लम है, अंदर भी पानी है, तो दूसरी फास्फोलिपिड ऐसे कुछ अरेंज हो जाएगी, देख रहे हैं ना। मतलब कि दो फास्फोलिपिड ने अपने हेड टेल टू टेल ऐसे जुड़ गए। एक का हेड बाहर है और दूसरे का भी हेड बाहर की तरफ यानी सेल के अंदर की तरफ है, टेल से टेल अटैच हो गए। अब देखिए इनका भी सर अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको अंदर पानी है। तो इस तरीके से बाई लेयर बना लेते हैं। देखिए एक लिपिड और दूसरा लिपिड ऐसे इससे ज्वाइंट हो जाएगा, एक फास्फोलिपिड और दूसरा फास्फोलिपिड ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। एक फास्फोलिपिड, अब इसकी टेल को पानी ना लगने पाए इसलिए दूसरा फास्फोलिपिड ऐसे अपनी टेल टू टेल, दोनों फास्फोलिपिड अपनी टेल टू टेल ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और हेड इनके बाहर की तरफ है। बाहर पानी है, पानी में हेड है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी पानी है, पानी में हेड है, कोई दिक्कत नहीं है। और टेल टू टेल दो फास्फोलिपिड ने अपने आप को ऐसे ज्वाइन कर लिया, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने बाई लेयर बना लिया। तो लिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की तो बनी है, लेकिन लिपिड किस तरीके से अरेंज है, बाई लेयर फॉर्म में अरेंज है। कैसे अरेंज है, बाई लेयर फॉर्म में अरेंज है, ताकि इनका जो पोलर हेड है वो पानी में रहे और जो नॉन पोलर टेल है जिसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक है, उसको पानी ना लगने पाए। दो फास्फोलिपिड ऐसे उल्टे जो है जुड़ गए हैं। समझ में आ रहा है ना, ये आप देखेंगे फिगर समझ में आ जाएगा। तो लिपिड कैसे अरेंज है, बाई लेयर फॉर्म में अरेंज है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें इसके अरेंजमेंट के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको 1972 में सिंगर एंड निकोलसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इन्होंने यही बताया था कि देखिए ये जो लिपिड है इन्होंने बाई लेयर बना लिया है सॉरी, देखिए लिपिड ने क्या बना लिया है, बाई लेयर। ये लिपिड ऊपर से एक फास्फोलिपिड और नीचे से भी ऐसे फास्फोलिपिड, देख रहे हैं, ऐसे जुड़ गए हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड की क्या है, बाई लेयर है।
इस तरीके से बाइलेयर फॉर्म में अरेंज होते चले जाते हैं पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और इनमें बीच बीच में कुछ प्रोटीन है, ये देख रहे हैं आप प्रोटीन, ये जो मैंने इसे बड़ा सा गोल सा बनाया है क्या प्रोटीन है। और कुछ ऐसी प्रोटीन भी बनाई है, ये भी प्रोटीन है। तो कुछ प्रोटीन पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आर पार है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन अंदर तक धसी हुई है उस प्रोटीन को हम बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, कई नाम आपको इनके मिल सकते हैं। और कुछ प्रोटीन होती है वो सिर्फ पेरीफेरी पर होती है, मतलब किनारे की तरफ होती है, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो नहीं धसी है। आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने सिर्फ आधे तक बनाया है। तो ये वाली प्रोटीन को जो पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर तक नहीं है, इसको हम बोलेंगे पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल मतलब किनारे की तरफ, पेरीफेरी पर, ओके। और ये जो प्रोटीन है इसके ऊपर ये देखिए ग्रीन कलर से जो बनाया है ये, यानी इन प्रोटीन के ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। देखिए इस प्रोटीन पे भी हमने कार्बोहाइड्रेट लगाया है, इस पे भी लगाया है। तो प्रोटीन के ऊपर क्या लगे हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, ओके। तो प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं होता, किसी के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है, प्रोटीन के साथ अटैच है। या हो सकता है ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड की बाइलेयर है, इसके साथ भी कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकता है। इसमें भी हो सकते हैं थोड़े कार्बोहाइड्रेट लगे होंगे, देखिए ऐसे भी लगा दिया। यानी कार्बोहाइड्रेट भी होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट प्रोटीन या लिपिड के साथ लगा हुआ होता है, फ्री फॉर्म में नहीं होता। तो प्रोटीन के साथ जब हमने कार्बोहाइड्रेट लगा दिया, यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्लाइकोज लगाते हैं ना, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, इसमें प्रोटीन है प्लस ग्लूकोज है यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। ये लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लग गया तो बन गया ग्लाइकोलिपिड, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ये एक्चुअली होते क्यों हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह, ये कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल के अंदर कोई चीज़ जाएगी, सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलेगी, तो वो सब ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल्स का, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सटेंस इसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आर पार चले जाएंगे। ये कुछ एक्वा जो है होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्वापोर्स। कुछ एक्वापोर्स होते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनके थ्रू वाटर का डिफ्यूजन होता है, वाटर डिफ्यूजन होता है। मतलब अगर पानी को सेल के अंदर जाना है, बाहर निकलना है, तो एक्वापोर से जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ से यही लिपिड के मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होकर चली जाएंगी। देखिए कोई चीज अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो आराम से लिपिड की मेम्ब्रेन को पार करके सेल में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज वाटर सॉल्युबल है तो भाई लिपिड को नहीं क्रॉस कर पाएगा, उसके लिए फिर क्या है, एक्वापोर्स है, ठीक है। और कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं, उन प्रोटीन, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनसे ऐसे ट्रांसपोर्ट करके सेल के अंदर भेज दिया जाएगा। और ये जो लिपिड है इनके बीच बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, देख रहे हैं ना, ये इनके बीच बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी हैं, कोलेस्ट्रॉल, okay, so this is the you can say fluid mosaic model of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं इसमें मोस्टली क्या है, इसमें फास्फोलिपिड है। अगर हम डिवाइड करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीजों से या तीन चीजों से आप कह सकते हैं बना है। लिपिड है इसमें, प्लस इसमें प्रोटीन है। लिपिड कितने परसेंट है, 40% है। कौन सा लिपिड है, फास्फोलिपिड है, ओके। प्रोटीन कितने परसेंट है, 58% है। 40-58 कितना हो गया, 98% हो गया। 2% जो आपका बचा है वो कार्ब्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट है, 2% है। और कार्बोहाइड्रेट ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं है, या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच है या तो ये लिपिड के साथ अटैच है, ठीक है। और ये हमेशा बाहर की तरफ है, ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड की तरफ है, यानी सेल की बाहर की तरफ है, ठीक है। तो जो कार्ब्स होगा, कार्ब्स दो फॉर्म में होगा, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें वो दो फॉर्म में है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन के साथ के फॉर्म में है, यानी प्रोटीन से ग्लूकोज अटैच है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है, या ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होगा,
ठीक है। और ये हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि बाहर की तरफ है। आप देख रहे हैं ना, इसको हमने बाहर की तरफ बनाया, अंदर नहीं बनाया। प्रोटीन इसमें दो तरह की है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन बाहर की तरफ होंगी, मतलब पेरीफेरी पर होंगी, किनारे पर होंगी। इंटीग्रल प्रोटीन पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आर पार धसा हुआ है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। सो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका एक इंट्रोडक्शन। और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम सेल के अंदर जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनेली आप देख रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेली होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स का हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप